वेलकम बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे प्यारे से चैनल फिजिक्स पोडियम पर। आज होगी फिजिक्स के प्यारे से चैप्टर और दुलारे से चैप्टर ईएमआई की बात। हो चुकी थी फेराडे भाई साहब से मुलाकात, आज समझेंगे उनके मन की बात। थोड़ी सी फ्लक्स की बात भी की थी जो आएगी यहाँ काम। तो आज हम फेराडे साहब के एक्सपेरिमेंट को समझने वाले हैं। अब यार बोलोगे क्या सर, क्या भी आप मन की बात, क्या मन की बात कर रहे हो, रजाई बहुत दो ना यार सर, सर्दी है, सोने दो हम लोगों को। बेटा ना 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 ना, अरे बच्चों अब छोड़ दो ज़्यादा सोना, वरना एग्जाम में पड़ सकता है बहुत कुछ खोना, फिर पड़ेगा रोना। इससे पहले थोड़ा मोहित सर के साथ पढ़ लेना। तो चलो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम ईएमआई में अपने फेराडे भाई साहब के मन की बात समझते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम फेराडे के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि फेराडे भाई साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट किया और उनको कैसे पता लगा कि ईएमआई हो रहा है या फिर मैग्नेटिक फील्ड से करंट डेवलप हो रही है। तो हम वही बात समझने वाले हैं यहाँ पर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉइल ली और कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि सामने एक मैग्नेट को रख दिया, नॉर्थ साउथ। ये मैग्नेट इसको देख रही थी, ये इसको देख रहा था, ये भी बोल रहा था तेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, लेकिन ये चांद का जो टुकड़ा है, मतलब ये मैग्नेट है, ये रेस्ट पर रखी हुई है अभी, और ये भी क्या है, रेस्ट पे रखी हुई है। तो दोनों कॉइल और ये मैग्नेट दोनों रेस्ट पर रखी हुई है, ठीक। और जब रेस्ट पे रखी हुई थी तो भाई यहाँ पर कोई भी करंट नहीं आ रही थी। I बराबर 0, मतलब गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन 0 दिया। डिफ्लेक्शन कितना था, डिफ्लेक्शन था 0। अब भाई साहब उसने क्या किया, फेराडे इस मैग्नेट को चलाकर इसके पास लेकर आया। भाई जब ये बोलेगी तो ये क्या बोलेगी, देखो देखो आ रही है, देखो देखो मैग्नेट पास में आ रही है, मैग्नेट आ रही है, ठीक। तो यहाँ पर देखो देखो ये मैग्नेट पास में आ रही है। तो यहाँ पर क्या किया उसने, इस कॉइल के पास ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, तो इस कॉइल के पास इस मैग्नेट को चलाकर इधर लेकर आया, नॉर्थ साउथ। जब मैग्नेट को चलाकर इधर लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर बोलता है कि भाई साहब करंट आ गई। क्या आ गई, मुझ में करंट आ गई। इसका मतलब इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। तो भाई यहाँ पर करंट जो है वो नॉन जीरो हो गई और गैल्वेनोमीटर ने क्या दिखा दिया, डिफ्लेक्शन दिखा दिया। मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर ने राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाया, तो इसने राइट में डिफ्लेक्शन दिखाया। अब फिर उसने क्या किया कि इस मैग्नेट को दूर लेकर गया। तो एक बार तो उसने रेस्ट पे रखा था, एक बार इसको पास में लेकर आया और अब वो उसको दूर लेकर जाएगा। तो मैं इस कॉइल को वापस बना रहा हूं यहां पर और इसको मैं गैल्वेनोमीटर से जोड़ रहा हूं। ये है गैल्वेनोमीटर। अब वो इस मैग्नेट को नॉर्थ साउथ को दूर लेकर जाएगा। तो ये गैल्वेनोमीटर बोलेगा कि भाई दूर जा रहा है। ये जो कॉइल है, ये कॉइल देखेगी कि भाई मैग्नेट दूर जा रही है। जब ये मैग्नेट दूर जाती है तो इसमें फिर से करंट आती है, गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन दिखाता है, मैसेज भेजेगा ना ऊपर, तो गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब की बार जो डिफ्लेक्शन आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब फेराडे ने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि भाई अब गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन अपोजिट में दिखाया है। जब हम इस कॉइल को पास में लेकर आते हैं तो डिफ्लेक्शन किसी एक डायरेक्शन में आता है और जब इसको दूर लेकर जाते हैं तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो करंट तो यहाँ भी आएगी, अगर यहाँ इस डायरेक्शन में करंट थी तो यहाँ इस डायरेक्शन में आएगी। तो सर यहाँ पर I इस डायरेक्शन में आ गई, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर I नॉन जीरो है, मतलब करंट आ रही है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है और यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट डायरेक्शन में आया है। इससे फेराडे ने यह कंक्लूजन निकाला कि भाई आने वाला करंट या फिर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन मैग्नेट और कॉइल के बीच में मोशन से रिलेटेड है, कि अगर दोनों के बीच में मोशन होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। अभी केवल इतनी बात करते हैं। तो यहां पर जो डिफ्लेक्शन है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन रिलेटेड टू मोशन ऑफ बार मैग्नेट, कि अगर बार मैग्नेट मूव करेगी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। इतनी सी बात क्लियर कर दी उसने कि भाई जब बार मैग्नेट मूव करेगी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। अब उसने क्या किया कि इन सबको रेस्ट पर रख लिया, मतलब मैग्नेट को रेस्ट पर रखा और कॉइल को चलाया। जब उसने कॉइल को चलाया
तो भी डिफ्लेक्शन आया, लेकिन जब कॉइल को रेस्ट पे रख दिया तो डिफ्लेक्शन 0 आ गया। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे मैग्नेट को चला लो या फिर कॉइल को चला लो, ठीक, दोनों बार ही गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है। इसका मतलब फेराडे ने ये सोचा होगा कि भाई यहाँ पर ना जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो दोनों के बीच में मोशन से रिलेटेड नहीं है, वो दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन से डिपेंडेंट है, रिलेटिव मोशन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का आने वाला डिफ्लेक्शन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये बात सही नहीं है, बात सही ये है कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन पर डिपेंड करता है। देखो यार क्या दिखा उसने कि सर दोनों के बीच में जब आप रिलेटिव मोशन करा रहे हो तो यहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। अगर एक बात बताओ, रिलेटिव मोशन कराना जरूरी है, अगर बताओ मैं इस दोनों, मान लो ये तो वो कॉइल है, ये वाली कॉइल है, मैं इस कॉइल को नाम दे देता हूं, ये कॉइल है राजू है कॉइल और ये है काजू। मैं राजू नामक कॉइल के पास काजू नामक मैग्नेट को लेके आ रहा हूं, कितना खुश नसीब है भाई, ठीक। तो यहाँ पर मैं इस राजू के पास काजू को लेकर आ रहा हूँ, ठीक। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जब मैं इसको लेके आ रहा था तो इसमें जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था। अब मैं इन दोनों को साथ साथ आगे पीछे करूँगा, साथ साथ चलाऊँगा। बताओ अगर मैं इन दोनों को साथ साथ चलाऊँगा तो इनमें रिलेटिव मोशन कितना है, इनमें रिलेटिव मोशन 0 है। अगर दोनों सेम स्पीड से सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, और जब रिलेटिव मोशन 0 तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी 0। तो अगर रिलेटिव मोशन 0 होगा तो डिफ्लेक्शन भी 0 आएगा। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन के लिए रिलेटिव मोशन होना ज़रूरी है। फेराडे ने बताया कि अगर आपको इसमें करंट चाहिए, अगर आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन चाहिए तो इसके लिए आपको रिलेटिव मोशन कराना पड़ेगा, ठीक। तो रिलेटिव मोशन पर डिपेंड कर रही है ये सारी चीज़ें कि अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, इसका मतलब करंट आ जाएगी, ठीक है, करंट आ जाएगी। अब एक और बात उसने ऑब्जर्व की कि अगर इस मैग्नेट को पहले तो मैं धीरे धीरे लेकर आ रहा था, लेकिन अब मैं इसको तेज तेज लेकर आऊंगा। पहले मैं इस मैग्नेट को धीरे धीरे लेकर आ रहा था, अब मैं इस मैग्नेट को जल्दी जल्दी लेकर आऊंगा। तो जब मैग्नेट को फेराडे इस मैग्नेट को जल्दी जल्दी लेकर आया तो भाई उसने क्या देखा कि अरे यहां पर क्या हुआ, करंट की वैल्यू भी बढ़ गई, मतलब डिफ्लेक्शन ज्यादा आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि केवल रिलेटिव मोशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, रेट ऑफ रिलेटिव मोशन पे डिपेंड कर रहा है कि अगर रिलेटिव मोशन धीरे धीरे होगा तो करंट धीरे धीरे आएगी, और अगर रिलेटिव मोशन जल्दी जल्दी होगा तो ज़्यादा करंट आएगी, ठीक है। इसका मतलब डिफ्लेक्शन जो है वो रेट ऑफ रिलेटिव मोशन के प्रोपोर्शनल में है, ठीक है, प्रोपोर्शनल में है। भाई साहब उसने ये बात बता दी कि भाई अगर रिलेटिव मोशन धीरे धीरे करवाओगे तो कम करंट आएगी, अगर रिलेटिव मोशन तेज तेज करवाओगे तो ज़्यादा करंट आएगी, ठीक। इसका मतलब अगर इन दोनों को राजू के पास जल्दी जल्दी लेकर आओगे तो इसमें ज़्यादा फीलिंग्स लगेगी, मतलब इसमें ज़्यादा करंट आएगी। अगर धीरे धीरे लेकर आओगे तो भाई इसमें कम फीलिंग आएगी। तो क्या बोलेगा, मेरे में करंट बहुत कम आ रही है, ठीक है, मेरे को मत पूछो, मेरे में करंट बहुत कम आ रही है, तो यहाँ पे करंट कम आएगी। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कम दिखाएगा। ये बात तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर ली, उसने समझ ली कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन फिर उसने दिमाग लगाया कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। आपने बोला कि मैग्नेट को पास में लेकर आया तो करंट आई, दूर लेकर गया तो भी करंट आई, हम यहां पर रिलेटिव मोशन की स्पीड बढ़ा दी तो करंट भी बढ़ गई, तो ऐसा हो क्यों रहा है। अब ये समझते हैं कि भाई उसने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि इसमें भाई यहां पर करंट ज़्यादा क्यों आ रही है। तो चलो यहां पर हम ये देखते हैं, इसका कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो ठीक है, हम इसका कारण समझते हैं कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, करंट आ क्यों रही है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है, आखिर इसके पीछे साजिश क्या है, किसकी साजिश है भाई, यहां पर साजिश क्या है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि जब काजू राजू के पास आ रही थी तो यहां पर ऐसा क्या हुआ कि यहां पर करंट आ गई, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। भावनाओं के अलावा भी कुछ और होती है भाई, वही समझने वाले हैं। भावनाएं आ गई, भावना नहीं है यहाँ पर और कुछ आया है, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये कॉइल थी, ध्यान से समझना, मेरे पास ये कॉइल थी, मेरे पास मतलब फेराडे के साथ
मैं फेराडे बन रहा हूँ अभी, मैं फेराडे हूँ, यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ना, तो मैं फेराडे हूँ भाई, मैंने अपने आप को फेराडे मान लिया, मैं फेराडे हूँ, मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसने गैल्वेनोमीटर को जोड़ रखा था, ठीक, गैल्वेनोमीटर को जोड़ रखा था। यहाँ पर जब ये इस बार मैग्नेट को पास में लेकर आया, जब मैं फेराडे, मैं इस बार मैग्नेट को, देखो भाई अपनी फिजिक्स में ना मैं कभी चीटा बनूंगा, कभी फेराडे बनूंगा, कभी न्यूटन बनूंगा, कुछ भी बनते रहेंगे भाई, अपन को समझने से मतलब है, अपने को कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। फिजिक्स में अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया ना मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चंस भरमार है, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, अगर आपने कंसेप्ट ढंग से समझ लिए तो कोई सा ही क्वेश्चन आपके सामने क्यों ना आ जाए, आप उसे करने में एलिजिबल हो, आपसे वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप उस क्वेश्चन को तोड़ दोगे, मरोड़ दोगे, कर दोगे, ठीक। तो यहाँ पर इसने क्या किया, ये नॉर्थ और ये साउथ, जब हमको पता है मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही थी, हम बोलेंगे कि सर मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है, मैग्नेट से निकलने वाली फील्ड लाइंस मैग्नेट्स इससे पास हो रही है। और मैंने तुमको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना सिखा दिया। जिन लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना नहीं देखा है वो अभी जाके मेरे पहले वाला लेक्चर देखो, जिसमें मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना सिखाया है और ये बताया है कि फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, तो इस कॉइल से भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। अभी मैं इसको रेस्ट पे रख रखा हूं और ये भी रेस्ट है। बताओ यहां पर क्या कोई करंट आई थी? फेराडे ने, मैंने ये देखा था कि भाई यहां पर कोई करंट नहीं आई थी, और करंट जीरो आने का मतलब ये था कि देखो यहां पर इससे फ्लक्स तो निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, इसका मतलब इस कॉइल से क्या निकल रहा है, फ्लक्स निकल रहा है। फ्लक्स तो नॉन जीरो है, लेकिन क्या यहां फ्लक्स में चेंज हो रहा है? ना, फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा, तो मैं बोलूँगा डेल फाई बराबर जीरो है, कोई फ्लक्स में चेंज नहीं है। लेकिन अगर मैं इस कॉइल को, इस मैग्नेट को इसके पास में लेकर आऊँ, मान लो मैं इस कॉइल को इसके पास में लेकर आऊँ, इस मैग्नेट को इसके पास में लेकर आऊँ, या कॉइल को इसके पास में लेकर आऊँ, कुछ भी हो सकता है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कराना स्टार्ट करूँ। तो जब मैं रिलेटिव मोशन कराना स्टार्ट करूँगा, दोनों के बीच में इस मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको पास ज़्यादा पास करेगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का मान बदलेगा, इस कॉइल से निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बदलेगी, या तो बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। इसका मतलब when relative motion starts, जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो फ्लक्स में चेंज होता है, फ्लक्स में चेंज होता है। इसका मतलब यहाँ पर डेल फाई की वैल्यू ज़ीरो आती है। तो सर फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और फ्लक्स में चेंज ही वो मामला है जो यहाँ हो रहा था और जिसके वजह से करंट आ रही थी। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई मेरे भाई कि यहाँ पे फ्लक्स, यहाँ पे जब दोनों रेस्ट पे थे फ्लक्स तो निकल रहा था, लेकिन फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा था। इसका मतलब जब फ्लक्स था तो करंट नहीं थी, लेकिन जब फ्लक्स में चेंज आ गया तो करंट आ गई। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि फ्लक्स करंट नहीं होता है, फ्लक्स फाई इज नॉट EMI, डेल फाई इज EMI। याद रखना, फ्लक्स से EMI डेवलप नहीं होती है, फ्लक्स से करंट नहीं आती है, फ्लक्स में चेंज होने से करंट आती है। ये इस एक्सपेरिमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब फ्लक्स में चेंज होता है तो ही करंट आएगी, वरना करंट नहीं आएगी, EMF डेवलप नहीं होगा, EMI नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लक्स में चेंज होने से EMI आया है, ये बात हमने यहाँ पे देख ली। लेकिन एक बात बताओ, आपने बोला सर, इसने बोला कि अगर रिलेटिव मोशन ज़्यादा होगा, रिलेटिव मोशन ज़्यादा होगा तो सर यहाँ पे करंट भी ज़्यादा आएगी। इसका मतलब उसने सोचा, मैं फेराडे, तो मैंने सोचा कि भाई अगर मैं काजू को, मतलब जो कि मैग्नेट है, राजू के पास, जो कि एक कॉइल है, काजू को राजू के पास जल्दी जल्दी लेके आऊँगा तो क्या होगा, इसमें से जाने वाले फ्लक्स में जल्दी जल्दी चेंज होगा, और जब जाने वाले फ्लक्स में जल्दी जल्दी चेंज हो रहा था तो करंट की वैल्यू ज़्यादा आ रही थी। इसका मतलब सर केवल डेल फाई से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको डेल फाई की रेट से काम निकालना पड़ेगा। इसका मतलब अगर फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज होगा तो करंट भी ज़्यादा आएगी, फ्लक्स धीरे धीरे चेंज होगा तो करंट कम आएगी। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो EMI हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो करंट आ रही है वो किसके प्रोपोर्शनल में है, फ्लक्स में चेंज की रेट के। मतलब मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, डी फाई बाई डी टी, और डी फाई बाई डी टी किसके प्रोपोर्शनल में है, यहाँ करंट के प्रोपोर्शनल में है। अब करंट बोलो चाहे EMF बोलो, मैं बात ज़्यादा करूँगा इसकी EMF की, करंट की वैल्यू में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो समझ में आ जाएगा अभी आपको 2-3 मिनट में कि भाई मैं यहाँ पर करंट क्यों नहीं लूँगा और EMF क्यों लूँगा।
ठीक है, तो यहां पर डी फाई बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डेवलप होने वाले ईएमएफ या फिर करंट के प्रोपोर्शनल में होता है। जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ आएगा। याद रखना मेरे दोस्तों, जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा करंट आएगा, उतना ज़्यादा ईएमएफ आएगा। तो सर फिर उसने क्या किया, फेराडे भाई साहब ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, एक्सपेरिमेंट के क्या क्या कंक्लूजन निकले, एक्सपेरिमेंट का ये कंक्लूजन निकला कि अगर फ्लक्स में चेंज होता है तो करंट आती है, तो ईएमएफ डेवलप होता है और इसी को हम ईएमआई बोलते हैं। जब ईएमआई होता है, अगर आप जल्दी जल्दी फ्लक्स को चेंज करते हो तो ज़्यादा करंट आती है, अगर आप धीरे धीरे करंट को चेंज अगर आप जल्दी जल्दी फ्लक्स को चेंज करते हो तो ज़्यादा करंट आती है, ज़्यादा ईएमएफ डेवलप होता है। अगर आप धीरे धीरे फ्लक्स को चेंज करते हो तो कम ईएमआई डेवलप होता है। ईएमआई का मतलब होता है इसमें करंट आना या ईएमएफ डेवलप होना। तो यहाँ पर उसने दो कंक्लूजन निकाले और अपने दो कंक्लूजन्स को उसने एक नियम की फॉर्मेट दी, मतलब अपने दो नियम बताए। लेकिन यहाँ पर एक बात उसके दिमाग में खटक रही थी। जब मैं फेराडे उस टाइम पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार यहाँ पे करंट डेवलप हो रही है और करंट बिना ईएमएफ के तो नहीं आ सकती। ईएमएफ का मतलब होता है बैटरी, जब बैटरी से करंट निकलती है ना तो ईएमएफ का मतलब होता है सोर्स, पावर का, करंट का सोर्स। तो बिना करंट के सोर्स के तो करंट आ नहीं सकती। तो सर यहाँ पे ईएमएफ भी होगा, ठीक है। तो जब ईएमएफ होगा तो मैं किसको बेसिक पैरामीटर मानूं, करंट को या ईएमएफ को? इसका मतलब जब ईएमआई इफेक्ट होता है, जब फ्लक्स में चेंज होता है तो करंट डेवलप होती है या फिर ईएमएफ डेवलप होता है, तो मैं क्या बोलूँ? मैं फेराडे, मुझे अपना नियम देना है तो मैं किस बेसिस पे नियम दूंगा? मैं क्या मानूं कि मैं करंट को बेसिक पैरामीटर मानूं या ईएमएफ को बेसिक पैरामीटर मानूं? तो चलो अब बात करते हैं कि फेराडे साहब ने किस चीज को बेसिक पैरामीटर माना। उसने करंट का साथ दिया या फिर ईएमएफ का, और उसने किसको बेवफा माना और किससे उसने वफा की। ठीक है, चलो समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब फेराडे ने क्या कहा। फेराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बता दिया कि जब भी ईएमआई इफेक्ट होगा तो करंट आएगी और ईएमएफ आएगा। अब हम ये समझते हैं कि फेराडे ने अपने नियम देने के लिए, फेराडे को कुछ रूल्स देने थे, दो रूल्स फेराडे ने दिए। उसमें उसने आई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी या ईएमएफ को, मतलब आई को ज़्यादा फेवरेट पैरामीटर माना, बेसिक पैरामीटर आई को माना या ईएमएफ को, क्योंकि दो पैरामीटर हमेशा डेवलप होंगे, एक तो ईएमएफ और एक करंट। जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमआई आता है, उससे दो पैरामीटर डेवलप होते हैं, एक करंट और एक ईएमएफ। अब देखते हैं कि उसने किसको बेसिक पैरामीटर माना। तो यहाँ पर ईएमआई में दो पैरामीटर डेवलप होंगे, एक होगी करंट, एक होगी ईएमएफ। अब ये देखते हैं कि उसने किसको ज़्यादा बेसिक पैरामीटर माना। बेसिक पैरामीटर कौन सा है इनमें? बेसिक पैरामीटर। बेसिक पैरामीटर का मतलब ये होता है कि जो मैं नियम देने वाला हूँ, मैं फेराडे अगर मुझे कोई नियम देना है तो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दूंगा, करंट को या ईएमएफ को? देखो, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम एक बात समझते हैं कि यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगाई, मान लेते हैं ये ई वोल्टेज की बैटरी है, ई ईएमएफ की बैटरी है, और इसके आगे मैंने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये रहा वो रेजिस्टेंस, मान लेते हैं ये 1 ओम का है। और मैं अगर आप लोगों से पूछ लूँ कि बताओ भाई इसमें कितनी करंट आएगी, इस ए और बी के बीच में कितनी करंट आएगी, तो तुम बोलोगे कि भाई साहब ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो सर, यहाँ पे पूरा का पूरा सर्किट ओपन पड़ा हुआ है, क्या सर्किट बंद है? और जब सर्किट बंद है तो करंट तो नहीं आएगी, इसका मतलब यहाँ पे जो आने वाली करंट है वो जीरो रहेगी। करंट कितनी रहेगी? जीरो, कोई करंट नहीं आएगी। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं इसी सर्किट को बंद कर दूं, मान लो मैंने ये ईएमएफ ई है, यहाँ पर मैंने एक 1 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ रखा है और मैं इसके नीचे एक और रेजिस्टेंस जोड़ देता हूँ 1 ओम का, और अब आपसे पूछूं कि बताओ अब इस सर्किट में कितनी करंट आएगी, तो आप बोलोगे सर करंट इस डायरेक्शन में बहेगी, बैटरी के प्लस से निकलेगी और माइनस में एंटर करेगी, और करंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम, तो ई अपॉन 2 एम्पियर करंट आएगी। यहाँ पे करंट नहीं आ रही थी, लेकिन क्या यहाँ पे करंट आ गई? हाँ आ गई। अच्छा, यहाँ पर ईएमएफ तो ई था, यहाँ पर भी ईएमएफ तो ई है, मतलब दोनों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो पहले भी थी और बाद में भी है? इसका मतलब यहाँ पहले भी ईएमएफ था, यहाँ भी ईएमएफ था, लेकिन यहाँ करंट नहीं थी, बट यहाँ ईएमएफ और करंट दोनों थी। तो सर यहाँ ईएमएफ भी है और करंट भी है, यहाँ ईएमएफ नहीं है, सॉरी यहाँ ईएमएफ है और करंट नहीं है। इसका मतलब करंट तो कभी आ सकती है, कभी नहीं आ सकती। करंट ईएमएफ पर डिपेंड करती है और कंडीशंस पर डिपेंड करती है। यहाँ करंट की कंडीशन पूरी नहीं हुई, यहाँ पर अगर सर्किट बंद होता तो करंट आती, जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्किट बंद कर दिया। करंट को फ्लो होने के लिए क्लोज सर्किट चाहिए, ठीक। तो अगर यहाँ पर क्लोज सर्किट मिला करंट को तो करंट आ गई।
अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर इसी सर्किट को एक वुड के टुकड़े से जोड़ दिया। ये वुड का टुकड़ा है और मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। बताओ क्या यहाँ पर करंट आएगी? नहीं आ सकती भाई, क्योंकि ये क्या है? ये इंसुलेटर है, और इंसुलेटर में करंट कितनी जाती है? 0। तो सर यहाँ पर भी कोई करंट नहीं आएगी। लेकिन क्या यहाँ पर भी ईएमएफ तो है? हाँ, बैटरी का ईएमएफ तो है। बैटरी के सिरों का जो पोटेंशियल होता है उसे हम ईएमएफ बोलते हैं। तो यहाँ पर ईएमएफ तो है। इसका मतलब इन तीनों केसेस से ये हमको पता लग गया कि सर हर केस में ईएमएफ तो होगा, लेकिन करंट कंडीशनल है। अगर कंडीशंस पूरी होगी करंट की, करंट को अपने आने की सारी कंडीशंस दिखेगी तो करंट आएगी, वरना करंट नहीं आएगी। इसका मतलब अगर मैं कोई नियम बनाऊं तो भाई फेराडे अगर मैं हूं तो फेराडे ने जब नियम दिए होंगे तो उसने इतनी सारी रिसर्च की होगी और फिर उसको पता लगा हो कि अरे हाँ, जब भी ईएमआई होता है तो ईएमएफ तो आता है, हर जगह ईएमएफ तो आता है, लेकिन करंट कंडीशनल है। करंट कंडीशनल है, करंट आ भी सकती है और नहीं भी। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि when EMI happens, EMF develops। आई आ भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, जब भी करंट को अपना क्लोज पाथ दिखेगा तो बोल देगी आई, ठीक, आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्लोज पाथ नहीं था इसलिए करंट नहीं आई। तो बताओ अब फेराडे अपना बेसिक पैरामीटर किसको मानेगा? जो कभी कभी आती है उसको, या जो हमेशा आता है उसको? भाई मैं फेराडे हूँ, मैं तो इसी को मानूंगा। मैं तो ईएमएफ को ही मानूंगा कि भाई ईएमएफ हमेशा आता है। जब भी ईएमआई होता है तो ईएमएफ तो हमेशा आएगा। करंट कंडीशनल है, आ भी सकती है और नहीं भी। तो भाई जब उसने अपने नियम दिए तो उसने अपना बेसिक पैरामीटर ईएमएफ को माना, ना कि करंट को। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखा आपने, हमने फेराडे का एक्सपेरिमेंट समझ लिया है और फेराडे के एक्सपेरिमेंट में हमने पता लगा कि भाई फ्लक्स ईएमआई नहीं है, फ्लक्स में चेंज ईएमआई है। जब भी ईएमआई होगा तो कौन सा बेसिक पैरामीटर हमारे सामने आएगा? ईएमएफ या करंट? सर अभी भी बात की है, करंट कंडीशनल है और ईएमएफ हमेशा आता है। तो सर ईएमएफ डेवलप होगा। करंट आ भी सकती है, आई आ भी सकती है और नहीं भी। डिपेंड करता है, करंट तो कंडीशनल है, करंट ईएमएफ पे डिपेंड करती है। अगर ईएमएफ आएगा तो जरूरी नहीं कि करंट आएगा, लेकिन अगर करंट आ रही है इसका मतलब पक्का क्या आ रहा है? ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ तो हमेशा आता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहां पर ये हमने कंक्लूजन समझ लिए। ये कंक्लूजन है फेराडे के नियम के। अब भाई फेराडे को अपने नियम देने हैं, तो फेराडे ने 2 नियम दिए। याद रखना, इन कंक्लूजन्स के बेस पे फेराडे ने 2 नियम दिए, फर्स्ट नियम और सेकंड नियम। फटाफट समझ लेते हैं, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। फेराडे ने जो अपना फर्स्ट नियम बताया वो ये बताया कि जब भी किसी कॉइल में, जो समझा है वही ध्यान से पढ़ना, जो समझा है वही बता रहा हूँ। फेराडे ने फर्स्ट नियम ये बताया कि जब भी किसी कॉइल से निकलने वाले फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमआई आता है, और जब ईएमआई आता है तो ईएमएफ डेवलप होता है। और अगर कॉइल क्लोज लूप बना रही है तो पक्का क्या आएगी? करंट भी आएगी, क्योंकि करंट क्या है? कंडीशनल। ठीक है, तो उसने क्या बताया कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आ जाएगी? फ्लक्स चेंज से ईएमआई होगा, और ईएमआई आएगा तो ईएमएफ आएगा। अगर ईएमआई होगा तो ईएमएफ आ जाएगा, मतलब उस सर्किट में वोल्टेज जनरेट हो जाएगी। ईएमएफ का बेसिक मतलब है वोल्टेज आना, तो उस सर्किट में वोल्टेज आ जाएगी। अब अगर वोल्टेज आ गई तो करंट भी आनी चाहिए। भाई करंट तब आएगी जब उसकी कंडीशंस पूरी होती है। अगर वो कोयल बंद लूप बना रही है, क्लोज लूप बना रही है तो करंट आएगी, वरना करंट नहीं आएगी। तो सर यहाँ पर क्या आ जाएगी? करंट भी आ जाएगी अगर कंडीशन है तो। और कंडीशन कौन सी है? क्लोज लूप। कि सर अगर क्लोज लूप बन रहा है तो करंट भी आएगी। ये तो उसका फर्स्ट नियम था, कुछ नहीं था। अगर फ्लक्स चेंज होगा किसी कॉइल से रिलेटेड, अगर किसी कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स में चेंज होगा
तो वहाँ पर EMI आएगा, और अगर EMI आएगा तो EMF भी आएगा, और अगर EMF आएगा तो करंट आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। तो ये तो उसका फर्स्ट नियम था। दूसरा नियम उसने क्या बताया कि भाई जब EMF जो आता है ना, जब भी EMI होता है तो EMF डेवलप होता है। तो यहाँ पर सेकंड लॉ EMF की वैल्यू बताता है कि कितना EMF डेवलप होगा। इंड्यूस्ड होने वाला EMF जो होता है E, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल में होता है। अभी अभी मैंने बात की थी कि अगर ज़्यादा फ्लक्स में चेंज होगा तो ज़्यादा EMI, ज़्यादा करंट आएगी, ज़्यादा EMF आएगा। इसका मतलब E किसके प्रोपोर्शनल में है? d∅dt के। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास? E बराबर -d∅dt। ओके, अब अगर मैं मान लेता हूँ कि सर अगर आपके पास जो कोयल आपने ली थी उसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो सर अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं तो फ्लक्स को हम उतने ही नंबर ऑफ टर्न्स से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर कैपिटल N, देन जो EMF होगा वो हो जाएगा -kN d∅dt। यहाँ ये माइनस क्या है? सोचो, माइनस क्या है? ये माइनस क्या है? यहाँ पर माइनस क्या है? कुछ लोग बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर माइनस माइनस ना डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन है माइनस। अबे क्या EMF वोल्टेज है? और वोल्टेज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर ये माइनस डायरेक्शन को तो नहीं बता रहा, तो फिर किसको बता रहा है? याद रखना, ये जो माइनस है वो लेंज लो को बता रहा है, लेंज लो। अब ये बात करेंगे कि ये लेंज लो क्या होता है। लेंज लो क्या है भाई? लेंज लो क्या है? अभी तक हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की, हमने फेराडे का एक्सपेरिमेंट समझा, एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन निकाले कि अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो उसने दो नियम दिए, फ्लक्स में चेंज होगा तो EMI आएगा, EMI आएगा तो EMF आएगा, और अगर EMF आएगा तो करंट आ सकती है, कंडीशनल है, अगर क्लोज लूप बनेगा तो करंट आएगी वरना करंट नहीं आएगी। दूसरा नियम उसने ये दिया कि इंड्यूस होने वाला जो EMF है वो फ्लक्स में चेंज की रेट के प्रोपोर्शनल में होता है। जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा, जितनी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा या जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा EMF आएगा, उतना ज़्यादा उस सर्किट में EMF डेवलप होगा। अगर कम फ्लक्स में चेंज होगा तो कम EMF आएगा, और अगर ज़्यादा फ्लक्स में चेंज होगा तो ज़्यादा EMF आएगा। बात समझ में आई? यहाँ पर अगर नंबर ऑफ टर्न्स n थे तो मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर जो फॉर्मूला आया वो आया E बराबर -k d∅dt। यहाँ पर जो माइनस होता है वो लेंज लॉ को बताता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको फेराडे का एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। इसमें मेन चीज़ वो थी जो हमने ये देखा था कि यहाँ बेसिक पैरामीटर कौन सा लिया है। फेराडे ने बेसिक पैरामीटर लिया EMF को, ना कि करंट को, क्योंकि करंट तो भाई जब उसका मन करेगा तो आएगा, जब मन करेगा तो नहीं आएगा। तो करंट बेसिक पैरामीटर नहीं है, EMF बेसिक पैरामीटर है। आई होप कि आप सभी लोगों को हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां हम लेंज लॉ की बात करेंगे, जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो थ्योरी थी, अब इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो याद रखना, देखना कितने बेसिक और कितने मज़ेदार तरीके से हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।